नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार के चुनाव में अब चंद महीने बाकी हैं। रोज़ कोई न कोई ऐसी खबरें आती हैं जिससे चुनावी मुद्दे बदलते रहते हैं। एक बहुत ज़रूरी खबर आई है बिहार के जो मुस्लिम फैक्टर है उसको लेकर के, क्योंकि ओवैसी साहब की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसकी बिहार इकाई ने प्रस्ताव भेजा है महागठबंधन के पास, आरजेडी के पास, कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस पार्टी पर आरोप लगते रह रहे हैं विपक्ष के ही द्वारा कि आप बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उसने अब खुद ये प्रस्ताव भेजा है कि हम महागठबंधन का पार्ट बनेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं बाबा हैं, सुमित सर हैं, मेंग सर हैं और शादाब जी। सबसे पहले शादाब जी आपसे ही ये बात करेंगे। पहले तो ये पूरी खबर क्या है और उस पर आरजेडी की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई आधिकारिक कोई टिप्पणी आई है, ये बात। और दूसरा, क्योंकि पिछले चुनाव में एआईएमआईएम 20 सीट लड़ी, 5 सीट जीती, हालांकि बाद में वो विधायक टूट करके आरजेडी का हिस्सा बने। अगर वो अलग लड़ते हैं तो क्या होगा और साथ मिलकर लड़ते हैं तो इससे क्या फ़र्क बनेगा बिहार के चुनाव में? देखिए, खबर तो यह है कि जो है इसमें स्वाभाविक है कि असद ओवैसी की सहमति है, उसके बाद ही उनकी जो राज्य इकाई है वो गठबंधन करना चाहती है। जो अलायंस है, जो आरजेडी, कांग्रेस और जो अभी लेफ्ट पार्टीज़ का जो मोटा मोटी अलायंस है उससे। देखिए, इसमें समझना होगा कि आपने बताया भी कि भाई 5 एमएलए जीते, 4 जो है वो चले गए आरजेडी के साथ। उस टाइम बड़ी तलखी थी। मुझे याद है कि असद ओवैसी ने काफ़ी तेजस्वी यादव को काफ़ी भला बुरा कहा था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमारी पार्टी ब्रेक की है। लेकिन देखिए, जो एआईएमआईएम है, जो इसका स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा है था। 20 लड़े 5 जीते। देखिए, तकरीबन जो 18% मुस्लिम है, उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो फिलहाल आरजेडी के पास है। देखिए, 19 मुस्लिम विधायक अभी हैं वहाँ की विधानसभा में, और उसमें 8 विधायक जो हैं वो आरजेडी के हैं, 5 एमआईएम के हैं, 4 कांग्रेस के हैं और एक जो है आपका माले का है, और एक जेडीयू के हैं जो कि चले गए थे फिर साथ में नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार का कोई भी एमएलए नहीं जीता। ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो 11 सीटों पे लड़े थे 2020 में, और वो प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। एक भी मुस्लिम विधायक वो जिता के नहीं ला पाए। और जो जमा खां जो मंत्री हैं वो उनके ओरिजिनल उनकी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार नहीं है, वो बीएसपी से जीते थे, बाद में वहाँ चले गए थे। देखिए, तो नीतीश कुमार की अगर आप पॉलिटिक्स से बात करें, तो मैं बहुत अभी सबको बोलना है, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा। देखिए, नीतीश कुमार की अगर राजनीति की बात करें तो जो जिस तरीके से जो वक्फ वाला जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है सरकार को, उसमें थोड़ी नाराज़गी मुस्लिम मतदाताओं में वहाँ है। देखिए, नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है, आपने पिछले दिनों में देखा है कि वो लगातार बदलती रही है, और नीतीश कुमार से ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुसलमानों का एक तबका नाराज़ हो सकता है। पिछले चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि वो राज्यसभा मुसलमानों को भेजते रहे हैं, चाहे एजाज़ अली हों, साबिर अली हों, गुलाम रसूल बलियावी हों। पाँच लोगों को वो पिछले 15 सालों में राज्यसभा नीतीश कुमार ने भेजा है। हाँ। एक जो बलियावी साहब जो नाराज बताए जा रहे थे वक्फ बिल को लेकर के, उनको अल्पसंख्यक जो आयोग बना है उसका अध्यक्ष उनको बना दिया है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ने जो आप कह सकते हैं जो सेकुलर पॉलिटिक्स, हाँ, अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली, गुलाम रसूल बलियावी, इन लोगों को वो भेजते रहे। तो आप कह सकते हैं कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, उसको उन्होंने पकड़े रखा है। देखिए, लालू यादव सबसे ज़्यादा उनके एमएलए जीतते रहे, लेकिन देखिए, मुसलमान एक मजबूरी में भी वोट करता है आरजेडी को, क्योंकि इस बात को समझना होगा। अभी लोगों की नाराज़गी रही जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ, जो सबसे सीनियर नेता थे। उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया। तो लोग वो सवाल भी उठाते हैं कि आप मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देते हैं, जितनी हिस्सेदारी एक मुस्लिम एमएलए को मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा कि बेटा ही डिप्टी सीएम बनेगा, कोई मुस्लिम क्यों नहीं डिप्टी सीएम बन सकता? ये सवाल वहाँ के मुस्लिम मतदाता उठाते हैं। आगे की चर्चा में भी आएंगे। बाबा, पहले तो ये सवाल कि भी जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है, क्या वेलकम होगा ओवैसी साहब का लालू परिवार में, मतलब या महागठबंधन परिवार में? देखिए, अभी तक जो है एआईएमआईएम को जो है ना बिहार में एक थोड़ा डिस्टेंस पे पार्टियां रखती है, क्योंकि उसका दो तरफा जो है असर हो सकता है, कहीं इधर ज़्यादा पोलराइज ना हो, इसलिए एक दूरी बना करके आरजेडी ने रखा हुआ है, कांग्रेस ने भी रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन इस बार आपने सही कहा कि गठबंधन की कोशिश हो रही है। मैंने इंटरव्यू किया था जो बिहार के हैं अध्यक्ष एआईएमआईएम के, लेकिन अब कुछ करना होगा इस महागठबंधन को। 2-3 उदाहरण देता हूँ, मयंक सर इस पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे। अररिया की एक सीट है, लोकसभा में हार गई महागठबंधन,
हर अररिया वो सीट है जहाँ 48% मुस्लिम पॉपुलेशन, 40 प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ जीता बीजेपी का। बीजेपी के प्रदीप सिंह जीत गए 20,000 वोट से। मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ था आरजेडी का शाहनवाज आलम, उसके अलावा 3 और लोग मुस्लिम खड़े थे, उनको वोट मिला दीजिए तो 40,000 वोट होते हैं। अकेले AIMIM वाला जो है वो सबसे ज़्यादा वोट ले गया, एक ये सीट हार गई थी। एक और सीट है आपको बता, मधुबनी की सीट। मधुबनी की सीट माँ फातमी, बहुत पुराने नेता है, फातमी साहब हार गए वहाँ पे वो सीट, क्योंकि वहाँ पर यादवों ने जो है उनको वोट नहीं किया। यादव ने, जो हुकुमदेव नारायण सिंह यादव थे पहले बीजेपी के नेता, उनके बेटे हैं अशोक यादव जो कि सिटिंग MP थे, उनको वोट कर दिया। जबकि मधुबनी में 5 लाख मुसलमान है और करीब 2.5 लाख यादव है। वो सीट आरजेडी का हारना एक ये आई ओपनर है कि क्या जरूरत पड़ने पर यादव भी डिच करता है लोकसभा चुनाव में। शकील अहमद वहाँ से जीतते रहे, इसी कॉम्बिनेशन से जीतते हैं। 5 लाख मुसलमान, 2.5 लाख जो है वो यादव। ऐसी 3-4 सीटें। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। पप्पू यादव जीत गए, लालू यादव के और तेजस्वी के तमामों से। सिवान की सीट अवध बिहारी चौधरी हार गए आरजेडी के उम्मीदवार, क्योंकि शहाबुद्दीन की वाइफ जो है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ गई थी और उसने प्रचार किया था रोहिणी आचार्य के खिलाफ, और वो सीट रोहिणी भी हार गई है केवल 16,000 वोट से। और आंकड़े मैं आपको बताऊं 13,000 वोट से हारी थी, और वहाँ पर एक लक्ष्मण यादव खड़े हो गए थे, उनको 22,000 वोट मिला था, और एक मुस्लिम कैंडिडेट शेख नौसाद खड़े हो गए थे, उनको 16,000 वोट मिला, और एक और मुस्लिम कैंडिडेट इंडिपेंडेंट था, उसको भी 3-4 हज़ार वोट मिला, और रोहिणी आचार्य 13,000 वोट से हार गई। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई स्वीपिंग रूल है कि MY कॉम्बिनेशन चलता है, उसको आपको बचा के इंटैक्ट होकर साथ लेकर के चलना है। लेकिन अब वफ़ के बाद क्या स्थिति बनेगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। ये बात सही है JDU का कोई MLA नहीं है, लेकिन अभी तक बिहार का मुसलमान विधानसभा चुनाव में नीतीश को वोट करता है, इसलिए वो टोपी पहन के इफ्तार में भी जाते हैं और ईद मिलन भी करते हैं। सुमित सर जी, वेलकम होगा उनकी पार्टी का महागठबंधन में? देखिए लालू यादव जी का जो परिवार मोह है, पुत्र मोह है जो है, मुझे लगता नहीं कि का फैसला इतना आसान होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जगह दे दें अपने गठबंधन में, क्योंकि जब वो गठबंधन करेंगे तो सीटें मांगेंगे, और सीटें किसके खाते से मांगेंगे? भाई कांग्रेस पिछली बार 70 सीटें लड़ी थी विधानसभा में, इस बार जैसे कि बाबा लगातार बोल रहे हैं कि 50 के आसपास कांग्रेस सेट हो सकती है, पर कांग्रेस भी जीतने वाली सीटें मांग रही है। राइट बाबा? ऐसा नहीं कि लमको नंबर लड़ाने सिर्फ हारने के लिए, तो कम सीटें चाहिए लेकिन विनिंग सीटें, विनिंग, हाँ मतलब कुछ तो विनिंग हो। तो यही चीज़ भाई, इन दोनों का वोट बैंक सेम है, इनफैक्ट तीनों का। अगर MIM देख लें, कांग्रेस देख लें, RJD देख लें, तो क्या अपने कोटे की जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने वाली सीटों की, वो RJD कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्या वो कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? वो भी एक ऐसी पार्टी के लिए, MIM के लिए, जिसके अभी तो भले ही पिछले चुनाव में 4 या 5 विधायक जीत के आए थे, 5, पर जबकि कोई अलायंस नहीं था। तो क्या तेजस्वी के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बनने के सपने के रास्ते में MIM ही तो रोड़ा नहीं बन रही है, तो वो बड़प्पन क्या दिखा पाएंगे? MIM ने कह दिया कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, और वो भी मैं तो इसमें भी डाउट करता हूँ कि बिहार की इकाई के नेता ने कहा है। ये बात ठीक है, शादाब की कहना कि ओवैसी साहब की मर्जी के बगैर नहीं कहा गया होगा, पर कई बार यू जस्ट टेस्ट द वाटर्स। आपने एक नेता को बोला ऐसा बोल के देखो क्या होता है, क्या जवाब देते हैं। अगर RJD को ये प्रस्ताव स्वीकार्य होता तो इस प्रस्ताव का वो हफ्ते भर से ऊपर हो गया है, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं है, बिहार का चुनाव दिन पर दिन पास आता जा रहा है। तो मेरे लिए ये मानना इस वक्त, जब हम आज बातचीत कर रहे हैं 11 जून को, कि MIM को अपनी स्पेस RJD कॉम्प्रोमाइज़ करके दे देगी या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करके दे देगी, मुझे अभी दूर की कौड़ी दिखती है। एक चीज़ से और अपनी बात को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। ओवैसी साहब बहुत अच्छा डेलीगेशन लेके चले गए, विदेश यात्रा पर लौट के आए। लौट के आने के बाद जो विपक्ष की पार्टियों की डिमांड थी स्पेशल सत्र की, वो उन्होंने भी कर दी, तो विपक्ष के साथ तो खड़े हो गए आप। पर उन्होंने एक राइडर लगा दिया। उन्होंने, सब नेताओं ने कहा कि स्पेशल सेशन हो, उन्होंने क्या कहा कि आप इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लीजिए।
यानी 10, 15, 20 लोग आए हैं, उनको या तो आप ब्रीफ कर दीजिए, या संसद की अगर प्रोसीडिंग हो तो रिकॉर्डिंग में ना जाए, वो कैमरे ना हो। इन कैमरे का मतलब कैमरे के साथ नहीं होता, कैमरे के बगैर होता है, ये मैं क्लियर कर दूं। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि पवार साहब ने भी कही है। हाँ, ये बात पवार साहब ने भी की। तो ये तो वो वाली भाषा है जो बीजेपी को पसंद आती है। तो क्या ओवैसी साहब खुलकर लालू जी के साथ या कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे? मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। थैंक्स सर। क्या आरजेडी को या महागठबंधन को ओवैसी साहब की ज़रूरत है बिहार में, या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम तो इनके साथ ही रहेगा जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, या यही नहीं है। आप मतलब आपने जो डेटा भेजा है उसी के हिसाब से 2005 से कभी भी 70% से ज़्यादा है। और ये बहुत बड़ा मिथ है, और इसको कितने बार तोड़ा जा लोकसभा सकता में है? तो रहा ना, 2024 के लोकसभा में तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको कि बार बार, और उसमें आप जो देख रहे हैं कि 70% पूरे महागठबंधन को, कांग्रेस आरजेडी सबको मिला के, बाकी 30% और इन्होंने जो कहा, और मतलब उसकी बहुत बड़ी वजह है। देखिए, बाबा ने भी कहा उसको अरे यहाँ ये जो है क्लासिकल बाबा प्लेबुक है। आप रामपुर 50% मुस्लिम आबादी, रामपुर वाली सीट मोहन सिंह भी जहाँ पे जीते दिल्ली विधानसभा में, पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जगह कौन सी, ओखला कौन सी सीट है, आई डोंट नो, शादरा आदरा कोई सीट है, सीलम मुस्तफाबाद। हाँ, तो हो क्या गया है, आप ये आपके जैसा एक्सेल में हम पारंगत नहीं है, तो मैंने मैनुअली जितने कंटेस्ट किए थे, जितने कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में 2014 में लड़े थे, उसका मैंने मैनुअली देखा था मुस्लिम कैंडिडेट कितने हैं। इसी तरह मैंने 2-3 चुनाव का किया था। हर बार मुस्लिम कैंडिडेट का नंबर बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम कम जीत रहे हैं। 21 से घट के 19 हो गए। और मुस्लिम कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग पार्टी अगर नहीं फील्ड कर रही है तो इंडिपेंडेंट भी, नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है, और मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी कम होता जा रहा है। वेरी गुड एनालिसिस। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हुआ है, पार्टियां, बीजेपी के रीइमर्जेंस 2014 के बाद से, नई बीजेपी के आने के बाद ट्रेडिशनल पार्टी जो है कम मुस्लिम को नॉमिनेट कर रही है। इसके चलते भी मुस्लिम समुदाय में बेचैनी है, और इसीलिए वोट स्प्लिट और होता जा रहा है। अब हम लोग जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम का वोट तो इधर आएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। बिहार में तो एकदम से है। नीतीश बहुत बड़े पसंद हो गए थे मुस्लिम वोटर्स का 2010 में, उससे पहले नहीं थे। 2010 में रहे, 2015 में रहे, उसके बाद से कम हुआ है। 15 में तो खैर वो महागठबंधन के साथ थे, तो वो एक अलग वजह थी। तो ये जो है एक तो, और आप देखिए कि ओवैसी की पार्टी को कहाँ मिला वोट, कहाँ उन्होंने, सीमांचल में सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में, वो जो है किशनगंज भारत में 15 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से किशनगंज एक है। 68% मुस्लिम में तो अब वहाँ अगर मान लेना, उसके साथ अलायंस कर लेना, इसका मतलब आरजेडी और कांग्रेस दोनों को ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट इसको करेगा। ये बहुत बड़ा टैक्टिकल इन लोग को मानना पड़ेगा कि नहीं, हम नहीं हैं मुस्लिम वोट के बहुत बड़े प्लेयर, ओवैसी साहब है मुस्लिम वोट के पैरोकार। ये मानना कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये अलायंस होना, हमको लगता है बाहर से हो जाए, अंदर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि तुम कम सीट वहाँ लड़ो, लेकिन ओपन। और दूसरा चीज़ आपके डेटा में वो भी एकदम से क्लियर हो रहा है कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है बिहार में, जिस सीट पे, वहाँ काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है, वहाँ एनडीए का वोट शेयर बढ़ रहा है। उसका परसेंटेज ऑफ सीट्स उनमें ज़्यादा है, जहाँ पे मुस्लिम वोट्स भी ज़्यादा है, वोट्स भी ज़्यादा है। तो बहुत सारा लेयर्स है जिसको इन लोग को इसीलिए तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ उन लोग को ऑप्शंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, फैसला करना। दो तो हमारे पास है, अररिया की सीट और एक मधुबनी की सीट। ढेर सारे मुस्लिम कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े करो, एनडीए की नीति है, उसको फंड करो और सीट वोट डिवाइड करो, सीट जीत जाओ।
इसके अलावा एक चैलेंज जो है ना, देखिए मुस्लिम वोट को इकट्ठा रखने का केवल चैलेंज एआईएम नहीं है, एक और पार्टी है, वो जन सुराज भी है ना, बहुत बड़े। जन सुराज ने कहा है कि वो कम से कम 40 से 50 लोगों को टिकट देगी, ठीक है, मुस्लिम प्रत्याशियों को। हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा है। हाँ, वो जन सुराज ने कहा कि हम 40 से ज़्यादा कैंडिडेट को देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को, तो आपको वहाँ भी लड़ना पड़ेगा। तो जो ये बात हो रही है ना कि जन सुराज जो है वो एनडीए का वोट काटेगी, ये बात निश्चित है कि अपर कास्ट में सेंध लगाएगी, लेकिन वो इसके साथ साथ महागठबंधन के मुस्लिम वोट में भी सेंध लगाएगी। और तीसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये भी आता है कि जब बात आएगी, 5-6 फैक्टर होता है ना कि भाई इस मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा, आप अलायंस कितना अच्छा करते हैं, आप मैनेजमेंट कितना अच्छा करते हैं। लेकिन जब अब तो नीतीश कुमार ऑब्वियसली उनके नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, इसलिए सर्वे में सबसे पीछे हैं, लेकिन 2 लोग जो सर्वे में सबसे आगे हैं उसमें तेजस्वी हैं और दूसरा नाम जो है पीके का है। तो पीके ने जो इतने दिनों में मेहनत की है, अब उसका क्या रिजल्ट इलेक्टोरली मिलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार के जनमानस में वो बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा उभर कर एक अल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। अब 1 इलेक्शन लगे, 2 इलेक्शन लगे, 3 इलेक्शन लगे, वो लोग उसका बात कर रहे हैं न। चाय दुकान पे जो बात होती है ना बिहार में पॉलिटिक्स की, चाय और पान दुकान पे लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। यही वजह है कि सभी के सर्वे में वो नंबर 2 पे है। तो वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को हार्म करेगा, कितना हार्म करेगा ये कहना मुश्किल है। एक चीज़ जैसे अभी मयंक सर ने कहा, बाबा ने भी कहा, देखिए क्या है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो घट रहा है। देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा अगर इस पे हम लोग चर्चा करें, देखिए आबादी तो तकरीबन 18% है, 17% से ज़्यादा एक आंकड़ा भी बता देता हूँ मैं, जो स्नाइपर प्रोजेक्ट का आंकड़ा है, 2015 में जो मुस्लिम विधायकों की संख्या थी परसेंटेज के टर्म में, वो थी लगभग 10%। 20 में घट के वो 8% से भी कम रह गई। लेकिन ये जो घटा है रिप्रेजेंटेशन, वो ओबीसी ईबीसी के एमएलए का भी घटा है, क्योंकि जब महागठबंधन 15 में एक तरफा जीती थी तब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी लगभग 10% के आसपास था और ओबीसी ईबीसी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा था, जो 20 में आके घटा है। नहीं, लेकिन देखिए ओबीसी और ईबीसी की भरपाई एनडीए से हो जाती है, आप उसको समझिए कि इधर से नहीं जीतते हैं तो उधर से जीत जाते हैं। लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो इधर से ही जीतते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ भाजपा, हाँ एक बात भी सच्चाई है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स बढ़े हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि जो कैंडिडेट बढ़े देखिए हैं। हमारे गांव में क्या होता है, जो प्रॉस्पेरस हुआ ना मुस्लिम, जो गल्फ से कमा के आया, नहीं जो गल्फ से कमा के आया, हाँ, और जो मुंबई में कमाया, वो आता है तो यहाँ का चुनाव लड़ लेता है, वो इंडिपेंडेंट लड़ता है। मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव का क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो अररिया है। 3 मुस्लिम कैंडिडेट मिला के 50,000 वोट ले गए, वो 20,000 वोट से हार गया। उसमें एक कैंडिडेट तो 40,000 वोट ले गया। रोहिणी भी इसलिए हारी है, लालू की बेटी 16,000 या 11,000 वोट से हारी है। तो देखिए तो रिप्रेजेंटेशन जो है कायदे से अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 38 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन है कितना, 19 है। तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी वहाँ पे ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं, देखिए वो मुसलमानों को क्या एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके वोट को छला जा रहा है। देखिए जो मुस्लिम मुद्दे हैं, जो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कोई अलग मुद्दे हैं, वही मुद्दे हैं। शादाब जी, इसको दूसरे तरह से भी तो देख सकते हैं। अगर वो पार्टियों को लग रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से पोलराइजेशन हो सकता है, हम हार सकते हैं, तो वो रणनीति ये कर रहे हैं। अगर पूरी बात मेरी सुनेंगे इन टोटलिटी में तो फिर आप उसको समझेंगे, इसलिए आप उसको सुनने का धैर्य रखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादातर राजनीतिक दल हैं वो मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मुसलमान जो वोटर अगर आप बिहार में देखें तो वो परंपरागत तौर पर कांग्रेसी वोटर रहा है। आज़ादी के बाद उसने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। 80-89 में जब भागलपुर के दंगे हुए तो वो मुस्लिम वोट बैंक छिटका कांग्रेस से, और जब लालू यादव ने कहा कि भाई मत पेटी से जिन निकलेगा, कि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया मुस्लिम और यादव का, उसके बाद मुस्लिम वोटर आरजेडी के पास चले गए। लेकिन देखिए आप आरजेडी की पॉलिटिक्स को भी समझिए कि आरजेडी ने भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नंबर 2 का नेता बताइए, आरजेडी का कौन है मुस्लिम नेता? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए लालू यादव पे भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया। मैंने अभी बात की ना कि जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो सबसे सीनियर नेता थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया, या जिनको भी लालू यादव ने टिकट दिया वो उन्हीं जगहों से दिया जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुसलमान थे। ऐसा नहीं है कि लालू यादव किसी यादव बहुल सीट से जिता के किसी मुसलमान को उन्होंने असेंबली या
लोकसभा पहुंचा दिया हो। वो जो पॉलिटिकल कंपल्सन होती है कि भाई यहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम है या मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा, तो वहाँ मजबूरी होती है उनको टिकट देना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने मुसलमानों का एक वोट की तरह इस्तेमाल किया। अब आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, देखिए नीतीश कुमार तो राजनीति बदलते रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार कम से कम मुस्लिम मुद्दों पे ईमानदार रहे हैं। उनके मुस्लिम एमएलए नहीं भी जीते, लेकिन उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि हमेशा मुस्लिम मुद्दों पे उन्होंने मुखरता से उठाया, बात की है। ठीक है कि वक्फ पे शायद वो वैसा नहीं कर पाए जैसा मुस्लिम मतदाता अपेक्षा रखते थे। तो लालू यादव और आप नीतीश कुमार को कंपैरिजन करेंगे तो नीतीश कुमार ने मुस्लिम मुद्दों पे ज़्यादा एड्रेस किया है। अब आप कांग्रेस पे आ जाइए, देखिए कांग्रेस 89 के बाद से कांग्रेस बैसाखी पे आ गई, वो आरजेडी के साथ चली गई। तो अभी भी 4 मुस्लिम एमएलए जीते हैं। जो कांग्रेस को मुसलमान वहाँ का वोट देता है तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि जो आखिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन क्यों पिछड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो मुस्लिम आप जिन भी ज़िलों का ये जिक्र कर रहे हैं, अररिया है, किशनगंज है, आप भागलपुर है, आप कटिहार है, आप चले जाइए, आप देखिए कितनी गरीबी। आप उन इलाकों में अगर आप गाँव में घूमेंगे तो आप बहुत सरप्राइज़ होंगे कि लोग कितनी गरीबी के साथ, कितनी उसकी बेरोज़गारी के साथ वहाँ रहने को मजबूर हैं। और वहाँ पे जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे बिहार का, मैं कहता हूँ कि हुआ है, उन इलाकों में भी उतना नहीं हो पाया। उसके लिए भी जनप्रतिनिधि दोषी हैं। तो ये बड़ा एक व्यापक मुद्दा है जिसे मुझे लगता है कि बहुत व्यापक बहस की इस मुद्दे पे ज़रूरत है। सुमित सर, शादाब से आप माइक रखो ना। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ शादाब आपसे, क्योंकि हम पाँचों में आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अमूमन देखा गया कि एक फतवा आता है कि इन चुनावों में इसको वोट करना है, मस्जिद से आता है, शहर के इमाम से आता है, कई जगहों पे होता है, आज भी होता है। इसका कितना असर होता है, पहली बात। उसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा, और जब जैसे कि बाबा और बहन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक सीट पर कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जा रहे हैं, तो मुस्लिम वोट जाहिर तौर पर बढ़ जा रहा है ना। जो उनके परिवार का वोट है, तो समाज का वोट है, दोस्तों का वोट है। जो एक जगह जाता था 100, एक आदमी को 100 मिलते थे, अब 10 आदमी को 10 मिलते हैं। इसको लेके मुस्लिम समाज में चिंतन मंथन होता है क्या कि आपस में हमारा डिवीजन बढ़ता जा रहा है? जस्ट आस्किंग। हाँ, नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको जवाब देता हूँ, जो कि और भी बोलने वाले लोग हैं। देखिए, जो आपने फतवे की बात की, मुझे याद है कि एक बार लालू यादव जिस समय वो मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस से नाराज़ था मुस्लिम वोटर, वो जामा मस्जिद के शाही इमाम का फतवा लेके गए थे और उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद से फतवा हुआ है कि सारे मुस्लिम वोटर लालू यादव को वोट दें। और वो बड़े बड़े पोस्टर वहाँ पूरे बिहार में लगाए गए। आपको याद होगा बाबा, अगर आप उस समय कवर कर रहे थे तो वो बाकायदा पोस्टर लगाए गए और शाही इमाम जो अब्दुल्ला जो अभी मौजूदा इमाम है, इनके फादर, उनके पोस्टर लगाए गए और पूरे वहाँ पे प्रचार हुआ। हाँ, उसका फ़ायदा हुआ लालू यादव को। लेकिन हालांकि बाद में वो फतवा नहीं चल पाया। अभी देखिए क्या है कि मोटे तौर पर ऐसा कोई फतवा नहीं आता है। कहीं लोकल कैंडिडेट के समर्थन में कोई मस्जिद, कोई इमाम, कोई मौलाना कह दे, लेकिन कोई संस्थागत तौर पे किसी पार्टी को कोई वोट दे, इस तरह की बात अब बंद हो गई है। वो जब तक शाही इमाम रहे जामा मस्जिद के, वो करते रहे, लेकिन उसके बाद से अभी कोई ऐसा नहीं। जो आपस में डिवीजन है मुस्लिम समाज में, देखिए ये कैंडिडेट ज़्यादा खड़े होने। हाँ, देखिए इसमें देखिए कोई सहमति नहीं है, चूँकि डेमोक्रेसी है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम समाज में कोई कहे कि भाई आप नहीं लड़िए या कोई नहीं लड़े। वो जिस पार्टी से जिसको मिलता है वो लड़ जाता है। तो उसमें मुस्लिम वोट डिवाइड होता है, जैसा कि ये जिक्र कर रहे थे, वो इस बार भी होगा। तो उसमें कम से कम मुझे नहीं लगता है कि कम्युनिटी के अंदर कोई एक सहमति बनती हो या कोई ऐसी मीटिंग होती हो और सब लोग मिल के कहें कि भाई हम इनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वोट के लिए ज़रूर कहते हैं कि भाई इनको वोट दीजिए, लेकिन चुनाव लड़ाने पे कोई रोक नहीं लग पाती। बस ये बाबा कुछ स्थिति साफ होनी चाहिए। मयंक सर भी कुछ कहना। बिहार में ना कोई बहुत है ना लेस पोलराइज सोसाइटी है यूपी के मुकाबले, लेस हॉस्टाइल सोसाइटी है। वहाँ पे ना इतना शार्प डिवीजन है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ और ये बात बार बार बोलना ज़रूरी है। यही वजह है कि जितना 100 वोट यदि मुसलमान पोल करता है ना, तो 70 ही आरजेडी को मिलता है, समझे। वो जो 30 वोट है, यानी 1/3 वोट अभी भी वो अलग अलग खेमे में जा रहा है, चाहे वो जेडीयू को कोई नहीं हो। आप बिहार में जाएंगे जब तो वो हज का भवन देखिएगा, हज भवन बहुत शानदार बना हुआ है। वो मजबूरी है नीतीश कुमार की। मैंने कहा ना, इफ्तार में जाना मजबूरी है, वो टोपी पहनना मजबूरी है। बीजेपी के लीडर भी जाते हैं इफ्तार में, वो सबको करना पड़ता है क्योंकि वहाँ की सोसाइटी नहीं है, तो उसको कैश करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी। मयंक सर, ये जैसे लोकसभा वाला ही अगर CSDS का डेटा देखें तो 87% लोगों ने महागठबंधन को वोट किया। क्या वो चीज़ विधानसभा में कंटिन्यू रहेगी या विधानसभा की तस्वीर कुछ अलग होगी? और एक चीज़ आती है मुस्लिम समाज को लेके, कहा जाता है कि बीजेपी को हराने के लिए वोट होता है, जिसका
कई बार शादाब जी ने भी जिक्र किया कि हो सकता है वो ना चाहते हुए भी वोट करते हैं। अगले चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है इसको लेके? लोकसभा वाला कभी आप ही के डेटा से आपने जो दिया है उसके हिसाब से लोकसभा वाला कभी भी रेप्लिकेट नहीं होता है विधानसभा में, वो नहीं होगा। और ये हम लोग जो है ना, मतलब ये हम लोग का लेजी एनालिसिस है कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उनका भी कंसिडरेशन वही होता है एग्जैक्टली। हम लोग एज्यूम किए हुए हैं क्या कि नहीं, उनका भी कंसिडरेशन कि रोड ठीक से बना है कि नहीं है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वो एग्जैक्टली वही कंसिडरेशन है। थोड़ा बहुत मतलब हम सब आदि है ना, हम भी अपने जितने आइडेंटिटी हैं उस सारे चश्मे से देखते हैं ना सब कुछ। मेरा एक सरनेम है, हम एक खास इलाके से आते हैं, एक तरह का प्रिविलेज मेरी ज़िंदगी रही है, तो सारा चश्मा लगा के हम देखते हैं और उस सारे चश्मे से अलग अलग तरह से इवेल्युएट करते हैं। उसी तरह कोई मुस्लिम समुदाय का हो, कोई सिख समुदाय का, उसके पास भी बहुत सारे चश्मे हैं और हम लोग वो सारे चश्मों को रिड्यूस करके एक चश्मा दे देंगे। उनका तो एक ही कंसिडरेशन। सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही के एनालिसिस से कि अगर ऐसा है मयंक जी, तो फिर ये क्यों है कि खासकर उत्तर भारत में यूपी बिहार वगैरह में, बंगाल में भी मुस्लिमों का वोट लामबंद होकर एंटी बीजेपी कैंप की तरफ जाता है? ये क्यों है? फिर अगर आपको सबका साथ सबका विकास की बात करनी है, आपको भी रोड सड़क पानी चाहिए, तो आप फिर ऐसा क्यों करते हैं कि 80% लोग या तो टीएमसी को वोट देते रहे बंगाल में, या आरजेडी को वोट देते रहे, या अखिलेश को वोट देते रहे? ऐसा क्यों होता है? इसमें हमको लगता है बहुत बड़ा रोल है परसेप्शन का। ये परसेप्शन बना दिया गया है, ये स्लोगन के बावजूद परसेप्शन बना दिया गया है कि बीजेपी जो है मुस्लिम को फेवर नहीं करती है। और उनके स्लोगन्स में भी, उनके नेताओं के भाषण में भी एकदम से साफ दिखता है वो। अब आप दिखता है तभी तो परसेप्शन बना है। हाँ, तो बनाया नहीं क्या, बना है, उन्होंने जानबूझ के चूज किया है। तो लेकिन अगर ऐसा होता तो मुस्लिम का वोट एक ही पार्टी को मिलता, जो नहीं हो रहा है कहीं। अभी भी आप देखिए ना, मेजर वोट तो सर उसको ही मिलता है ना जो बीजेपी या एनडीए को जो टक्कर दे रहा है। वो ठीक है, वो अलग अलग स्टेट में अलग है, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां दूसरे को मिल रहा है, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को मिल रहा है। एक ही ट्रेंड है अभी तक का मुस्लिम के बारे में। आप देखिए लोकसभा चुनाव में एक ट्रेंड बीएसपी को भी अच्छा वोट मिलता था, लेकिन आप इस बार देखिए चुनाव में बिना जेडीयू को मुस्लिम वोट मिले इतना सीट मिल गया है। 12% है जो आंकड़ा है वो सीएसडीएस का। हाँ, मतलब अब उतना तो मिलेगा ही, वो तो ठीक है, लोकल कैंडिडेट का भी होता है, अपना भी होता है। 4% भी बहुत होता है, बस 12% तो कम नहीं होता। लेकिन 87% तो महागठबंधन को गया ना। मुस्लिम वोट का एक ही ट्रेंड है 1952 राजनीति करोगे तो आप पाओगे, सीधी सी बात है। 1952 से लेके अभी तक का एक ही ट्रेंड है कि उसका सबसे बड़ा चंक जो है कांग्रेस को जाता रहा है। सिर्फ 92 के वो डेमोलिशन के बाद एक चुनाव जो हुआ था 96 का, उसमें समाजवादी पार्टी को मुस्लिम का ज़्यादा वोट मिला था। नहीं तो हर इलेक्शन में कांग्रेस, नेशन वाइड बात कर रहे हैं, कांग्रेस सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में है। हाँ सपा यूपी तक है, आरजेडी बिहार तक है, कांग्रेस सब जगह है। हाँ, लेकिन बाकी मतलब ये ब्रॉड ट्रेंड है। बाकी अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होता है। अगर ऐसा एक ही कंसिडरेशन होता कि हमको बीजेपी में हराना है तो कंसोलिडेट होता, जो आंकड़ों में कभी नहीं दिखा है, क्योंकि एकदम से कंसोलिडेट 90% 95% वोट किसी एक कैंडिडेट को मिला हो। अगर ऐसा होता तो बहुत सारा 101 सीट है, लोकसभा सीट 101 भारत में, जहाँ 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और 30% अगर एक साथ देगा 35-36% पे लोग वोट 35-36-40 पे जीत जाते हैं। वो नहीं हो रहा है। कोई आखिरी टिप्पणी किसी को कुछ करनी? नहीं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।